हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चैप्टर नंबर 15 कर रहे थे अभी तक, जो कि था बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आधे से ज़्यादा चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो गया है, चैप्टर नंबर 15। अभी उसमें कुछ चीज़ें बची हैं जो एग्जाम में आती हैं, पर उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी जो मैंने करवाई हैं अभी तक, जो हमने अभी तक पढ़ी हैं वो आती हैं। ठीक है, मतलब जो जो भी हमने चैप्टर 15 में अभी तक टॉपिक्स किए हैं वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और थॉरोली हमने उनको अच्छे से कर लिया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स करके बताया कि चैप्टर नंबर 16 भी शुरू कर दो, रेशनलाइजेशन जो चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। चैप्टर 15 में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, चैप्टर नंबर 16 भी अगर थोड़ा सा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो सबने कमेंट्स करके बताया, तो मैंने सोचा कि चैप्टर 15 को रोक कर चैप्टर नंबर 16 की इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम चैप्टर नंबर 16 यानी कि रेशनलाइजेशन से करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं आती, बहुत गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, एक दो क्वेश्चन वही हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शायद इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए आपके काम की जो भी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। ठीक है, वो अगर हम एक्स्ट्रा करना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा हम कितना भी कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोज़ में कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो एग्जाम में आता है वही चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में रेशनलाइजेशन चैप्टर से, वो है मीनिंग, कि रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने बनाई थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, आई होप आपने वो देखी होंगी। तो रेशनलाइजेशन की जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया था, तो सारे क्वेश्चन जो थे उसमें यही चीज़ पूछी जा रही थी, या तो उसका मीनिंग या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये घूम फिर के वही क्वेश्चंस आ रहे थे बार बार। और जो भी मैंने अभी तक एग्जाम पेपर्स देखे उसमें यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैक्सिमम पेपर्स में। किसी किसी में तो रेशनलाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आए, क्योंकि ऊपर से ही मना था कि चैप्टर नंबर 16 कट हो चुका है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो किसी का कट हुआ था चैप्टर 16, किसी किसी का नहीं हुआ था। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बेसिक वाली चीज़ें करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन के, हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन के, और डिसएडवांटेजेस भी हम करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मीनिंग तो आता ही आता है अगर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मीनिंग पक्का आएगा। ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस साथ में करते चलो। अगर ऐसा भी हो जाता है कि 8-10 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप सारी चीज़ें मिक्स करके भी लिख सकते हो, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो तो ऑलरेडी शुरू हो गई है। इस चैप्टर के जो भी हम टॉपिक्स इस वीडियो में करने वाले हैं उनको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है करने के लिए वो है मीनिंग ऑफ रेशनलाइजेशन, यानी कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा इसको पहले ऐसे समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कहो तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे मेथड्स या फिर टेक्निक्स यूज़ करती हैं कि जो भी उनके रिसोर्सेज हों वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ हो सकें। ठीक है, उनका काम बहुत अच्छे से हो जाए, मिनिमम वेस्टेज हो। ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें कुछ भी उनके वेस्टेज ना हो, उनके मटेरियल की वेस्टेज ना हो, उनके एफर्ट्स खराब ना जाए। तो उस चीज़ को करने के लिए वो कुछ मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा पढ़ के समझते हैं। Rationalization refers to the methods and techniques of organization designed to secure the minimum of waste of either effort or material। कुछ ऐसे methods और techniques होती हैं इनकी जो डिज़ाइन करी जाती हैं सिक्योर करने के लिए मिनिमम ऑफ वेस्ट। ठीक है, फिर चाहे वो उनके एफर्ट्स हो या फिर मटेरियल। ठीक है, इट इंक्लूड्स द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बोथ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स। इसमें इंक्लूड होते हैं साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साइंटिफिकली सारी चीज़ें वहाँ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और लेबर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बोथ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। मटेरियल्स का और प्रोडक्ट्स का भी यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग। जो प्रोसेस होते हैं वो भी सिंप्लीफाई हो जाते हैं। ठीक, सारे जो भी प्रोसेस वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भी एक सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट होते हैं, काम करते हैं एक सिंप्लीफिकेशन मैनर में, ठीक, सिंप्लीफाइड मैनर में। और इम्प्रूवमेंट होता है किस सिस्टम का, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग सिस्टम का, जिससे कि उनके रिसोर्सेज और उनके एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होते। ठीक, उनका काम इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से हो जाता है सारा, कुछ भी वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है, मतलब फुलर यूटिलाइजेशन उनका रिसोर्सेज का होता है। ठीक, और उनको आउटपुट भी अच्छा मिलता है। एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो, रेशनलाइजेशन रिफर्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल फर्म टू द इंडस्ट्री एज अ होल। तो रेशनलाइजेशन का मतलब है रीऑर्गेनाइज करना रिलेशनशिप को इंडिविजुअल फर्म का इंडस्ट्री एज अ होल के साथ, मतलब पूरी इंडस्ट्री के साथ इंडिविजुअल फर्म का रीऑर्गेनाइजेशन करना। अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी जिसमें आपको लॉसेज हो रहे हैं या फिर वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं है,
तो आप उसको रीऑर्गेनाइज करोगे, इस वे में आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपका मटेरियल है, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो वेस्ट ना हो और आपका काम भी अच्छे से हो जाए। बिसाइड्स द अचीवमेंट ऑफ इंटरनल एफिशिएंसी, जो इंटरनल एफिशिएंसी है, ठीक है, जो भी उनको अंदर से वो काम दे रहे हैं, वो जो भी आउटपुट उनका मिल रहा है, उसके अलावा भी ही रिगार्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स एज द मीन्स ऑफ अचीविंग मैक्सिमम इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। वो कॉम्बिनेशन करती हैं फर्म्स का, ठीक, एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग मैक्सिमम इकोनॉमीज, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमीज अचीव कर सकें, अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें, ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। प्रोडक्शन और मार्केटिंग लाइन में वो और ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर सकें और इकोनॉमीज अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेशनलाइजेशन का मतलब, ठीक है। तो ये था मीनिंग। आगे बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब रेशनलाइजेशन का मतलब जान लिया कि होता क्या है। अब रेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं रेशनलाइजेशन हम, ठीक है, क्यों इसका यूज करते हैं, वो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके दिए हैं और इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है to conduct scientific study and research to increase the efficiency of workers so as to secure maximum production per machine per worker and per every unit of capital in industry। पढ़ के समझ आ गया होगा। टू कंडक्ट साइंटिफिक स्टडी, हम साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी वर्कर्स की। जब हम सारी रिसर्च वगैरह कर लेंगे, ठीक है, मेथड्स और टेक्निक्स हम यूज करेंगे, तो हम वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, उनके काम करने की जो एबिलिटी है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योर कर सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन पर मशीन, जो एक मशीन है वो प्रोडक्शन जो कर रही है उसको हम मैक्सिमम कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं हम ये चीज कि हमारी जो मशीन्स हैं वो अच्छी प्रोडक्शन करें, वर्कर की जो भी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो पर एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल इन इंडस्ट्री। तो हम कुल मिला के जो मेथड्स और टेक्निक यूज कर रहे हैं वो इन सारी चीजों के लिए कर रहे हैं कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और हमारा वर्क बिना किसी वेस्टेज के हो जाए अच्छी तरह से। टू सिक्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन एफर्ट एंड रिसोर्सेज, हम रेशनलाइजेशन क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो और हमारे जो खर्चे हैं वो कम से कम हो, या फिर कहो तो ह्यूमन एफर्ट्स हो वो, या फिर रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज भी कम लगे, ह्यूमन एफर्ट भी कम लगे और हमारा जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो ज्यादा रहे, ठीक है, मतलब जो एफिशिएंसी वो मैक्सिमम रहे, एक्सपेंडिचर हमारे मिनिमम रहे, ठीक। टू पे हायर वेजेस टू द वर्कर्स, रेशनलाइजेशन वो इसलिए भी करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वेजेस अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कर सकें, पे कर सकें, ठीक है। टू सिक्योर लोअर प्राइसेस टू द कंज्यूमर एंड टू हेल्प द कंज्यूमर्स और द सोसाइटी टू लिव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्यों करते हैं, सिक्योर करने के लिए लोअर प्राइसेस, मतलब जो भी वो गुड बेचेंगे या जो भी अपना प्रोडक्ट बेचेंगे कस्टमर्स को वो कम प्राइसेस में हो, ठीक है, ज्यादा महंगे ना हो, अफोर्डेबल प्राइस में हो, जिससे कि कस्टमर्स उसको अफोर्ड कर सकें, और कस्टमर्स की प्लस सोसाइटी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब उनके जीने का तरीका, उनकी डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोडक्ट वो यूज करेंगे उसको वो जब खरीद पाएंगे तभी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, हाई लेवल उनका बढ़ेगा, मतलब जो स्टैंडर्ड है वो उनका रेज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको रेशनलाइजेशन को ये यूज करते हैं। तो इंश्योर अ स्टडी एंड सर्टेन रिम्यूनरेशन टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, इंश्योर करते हैं कि एक स्टडी और एक सर्टेन रिम्यूनरेशन दे सकें प्रोड्यूसर्स को, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो रिम्यूनरेशन मतलब वही सैलरी वगैरह से यहाँ पर है, ठीक, एक सही सैलरी या फिर सही उनको प्राइस मिले प्रोड्यूसर्स को जो कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। द कॉम्बिनेशन अमंग्स इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग आउटपुट एंड प्राइसेस बाय मेंटेनिंग द बेस्ट इक्विप्ड फैक्ट्रीज एंड क्लोजिंग डाउन अनइकोनॉमिक एंड एंटीक्वेटेड यूनिट्स। तो इनका यहाँ पे एक मोटिव ये भी है कि जो ऐसी यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं इंडस्ट्रीज ऐसे गुड्स जो सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है, उनको वो अच्छे से चलाते रहें, उनको मेंटेन करें, बेस्ट इक्विप फैक्ट्रीज मतलब और अच्छे से उनको डेवलप करें, उनकी ग्रोथ में हेल्प करें, और साथ में बंद कर दें ऐसी इंडस्ट्रीज को जो अनइकोनॉमिक और एंटीक्वेटेड यूनिट्स हैं। अनइकोनॉमिक मतलब जिनसे हमें आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। एंटीक्वेटेड यूनिट्स उनको वो बंद कर दें, और जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं और उनको प्राइस मेंटेन करने में हेल्प करें, उनको बहुत अच्छे से फैसिलिटीज प्रोवाइड करें उन फैक्ट्रीज को, ये उनका काम है, ये उनके ऑब्जेक्टिव है रेशनलाइजेशन के, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रेशनलाइजेशन के। आगे देखते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ रेशनलाइजेशन। हमने पढ़े उसके क्या क्या काम है, क्या ऑब्जेक्टिव है रेशनलाइजेशन के। अब बारी आती है कि किसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक। रेशनलाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्री थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ अनइकोनॉमिक कंपटीशन। देखो अभी हमने पीछे ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि वो अनइकोनॉमिक कंपटीशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है, खत्म कर देता है। तो उससे क्या होता है, रेशनलाइजेशन जो है एक स्टेबिलिटी लाता है इंडस्ट्री में बाय मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ साइज ऑफ बिजनेस यूनिट्स
एमलगेमेशन, यानी कि एमलगेमेशन का मतलब होता है जो हमने कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा था उनको एक साथ मिलाना, और टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हमने काफ़ी सारे पढ़े थे, अगर आप नहीं देखी तो वो जाके देखो। एमलगेमेशन का मतलब होता है जो भी इंडस्ट्रीज गुड प्रोड्यूस कर रही हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनको मिक्स करके सारी इंडस्ट्रीज को बड़ा बना देना। तो रेशनलाइजेशन ये वर्क करता है, इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, एलिमिनेट करके अनइकोनॉमिक कंपटीशन को, ठीक है। रेशनलाइजेशन सिक्योर्स मैक्सिमम लेबर एफिशिएंसी, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा, वही इसका एडवांटेज बन जाता है कि जो रेशनलाइजेशन होता है वो सिक्योर करता है लेबर एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे। वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ह्यूमन एफर्ट इज अवॉइडेड, जो रॉ मटेरियल है हमारा, जो हम प्रोडक्ट बनाने में यूज करेंगे, जो ह्यूमन एफर्ट है, जो हमारी लेबर अपने एफर्ट लगाएगी, वो भी अवॉइड हो सके, मतलब वेस्ट ना हो, ठीक है। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, प्रॉपर प्लेसमेंट, सुइटेबल ट्रेनिंग एंड जुडिशियस एलोकेशन ऑफ टास्क आर एम्प्लॉय रिवॉर्डेड बाय द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स मतलब हम उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट करें, ठीक। प्रॉपर प्लेसमेंट हो, जिस काम के लिए वो बने हैं, जो उनकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उनको काम दें। सुइटेबल ट्रेनिंग एंड जुडिशियस एलोकेशन, सुइटेबल ट्रेनिंग मतलब जो भी काम, पर्टिकुलर काम वो करने वाला है बंदा, उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें पहले, जिससे कि उसको समझ हो उस काम की। और जुडिशियस एलोकेशन मतलब सही जगह पर उसको लगाएं। ऑफ टास्क आर एम्प्लॉय रिवॉर्डेड बाय ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होगा, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी हमारी हो पाएगी, मैक्सिमम लेवल पर हम एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, लेबर एफिशिएंसी को। Methods of production and distribution of goods are improved and costs are lowered as a result of the simplification and standardization of products। जो methods of production है और distribution मतलब उन products का बनना और उन products का बंटना, ठीक है, goods का या फिर products का, improve होती है उसकी cost और lowered, ठीक, मतलब उसकी cost काफी ज्यादा कम हो जाती है as a result of, क्योंकि वहाँ simplification हुआ है और standardization हुआ है products का, ठीक है, क्योंकि लेबर भी हमने उस हिसाब से लगाई है, हम वहाँ पे मशीन्स का भी यूज कर रहे हैं काफी ज्यादा, और स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। सिंप्लीफिकेशन भी वहाँ पर है, जो प्रोसेस वहाँ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में होते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन भी वहाँ पे होता है प्रोडक्ट्स का, तो वहाँ पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, लो हो जाती है। बिकॉज अननेसेसरी क्रॉस फ्रेट्स, बर्डनसम फाइनेंशियल चार्जेस एंड यूजलेस इंटरपोजिशन ऑफ मिडलमैन आर अवॉइडेड, वहाँ पे कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। बर्डनसम फाइनेंशियल चार्जेस, कोई फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, क्रॉस फ्रेट्स नहीं होती हैं। यूजलेस इंटरपोजिशन, कोई मिडल मैन, कोई दलाल वहाँ पे नहीं होता है बीच में, वो सारी अवॉइड हो जाती है चीज़ें। मार्केटिंग बिकम्स चीपर एंड द फियर ऑफ अनसोल्ड गुड्स इज एलिमिनेटेड, जो मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती वहाँ हो जाती है। एंड द फियर ऑफ अनसोल्ड गुड्स मतलब कि जो ऐसे गुड्स जो बिके नहीं, ठीक है, हमने प्रोड्यूस तो कर दिया पर वो बिके नहीं, उसका भी खतरा वहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि हम पहले से ही अपनी रेशनलाइजेशन के थ्रू हम अपनी इंडस्ट्री को ऐसा बना दिया है कि वहाँ पे कुछ भी वेस्ट ना हो, जो डिमांड आई है उतना ही हम सप्लाई करें, उस वे में हम प्रोडक्शन करें कि कुछ भी बचे ना और सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे अनसोल्ड गुड्स भी एलिमिनेट हो जाता है इस चीज़ का डर, ठीक है। रेशनलाइजेशन लीड्स टू बेटर रिसर्च फैसिलिटीज विद द पूलिंग ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड बिजनेस नॉलेज, तो हम बेटर रिसर्च फैसिलिटीज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो रिसर्च हम कर रहे हैं, रिसर्च की फैसिलिटीज वो काफी ज्यादा अच्छे से हो जाती हैं, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं, टेक्निकल तरीके से कर सकते हैं, या फिर बिजनेस नॉलेज जो भी है उस हिसाब से हम करते हैं। कम नॉट ओनली अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें प्रॉफिट्स तो ज्यादा हो ही रहे हैं, साथ में हेल्दियर कमर्शियल एटमॉस्फेयर इन सोसाइटी, मतलब जो एक कमर्शियल एटमॉस्फेयर है वो हेल्दियर है काफी ज्यादा सोसाइटी में, ठीक है। हम यहाँ पे प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक, मैन्युफैक्चर जो कर रहा है वो काफी ज्यादा प्रॉफिट्स भी अर्न कर रहा है, साथ साथ एक हेल्दी कमर्शियल एटमॉस्फेयर भी है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह हम कर सकते हैं साइंटिफिक, टेक्निकल या फिर बिजनेस नॉलेज के थ्रू, और उससे हम प्रॉफिट्स भी अर्न करेंगे और एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकते हैं सोसाइटी को, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ फायदे। अब फायदे हैं किसी चीज के तो नुकसान ऑब्वियस सी बात है होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रेशनलाइजेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है देयर इज अ डेंजर ऑफ द इमरजेंसी ऑफ मोनोपोली इंस्टीट्यूशंस, ग्रोथ ऑफ मोनोपोली इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्रोथ हुई मोनोपोली इंस्टीट्यूशंस की, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया किसकी ग्रोथ को, कॉटेज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दिया मोनोपोली इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ ने, ठीक है। रेशनलाइजेशन इन बिजनेस रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, जो रेशनलाइजेशन है बिजनेस में जो भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा अमाउंट हमें चाहिए कैपिटल का, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, द एग्जिस्टिंग मशीनरी विल बिकम आउटडेटेड एंड यूजलेस।
जो हम मशीनरी पहले से यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, यूजलेस हो गई है, तो हम वहाँ पे नई मशीन्स लाएंगे। लेबर का स्पेशलाइजेशन हमें चाहिए वहाँ पर, ठीक है। काफ़ी सारी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, लोगों को हायर करेंगे जो उनको नॉलेज हो काफ़ी सारी चीज़ों की, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कैपिटल एक काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है रेशनलाइजेशन का, ठीक है। Some economists argued that the advantages of rationalization are enjoyed by the producers only, the consumers are deprived of its advantages. कुछ इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो एडवांटेजेस हैं रेशनलाइजेशन के वो एंजॉय करता है सिर्फ प्रोड्यूसर, ठीक है। कुछ जो कस्टमर्स हैं उनको एडवांटेजेस नहीं मिल पाती हैं, तो जो एडवांटेजेस हैं रेशनलाइजेशन वो सिर्फ प्रोड्यूसर यहाँ पर एंजॉय करता है, ऐसा किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा था। तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है अगर ऐसा सच में है तो, ठीक है। वैसे एक पॉइंट पे हम ये भी कह सकते हैं कि एडवांटेजेस कस्टमर्स को भी मिल रहे हैं और प्रोड्यूसर्स को भी मिल रहे हैं, पर अगर इकोनॉमिस्ट ने कहा है तो ये एक डिसएडवांटेज के वे में भी कह सकते हैं, मतलब एक जैसे एक्सेप्शंस आते हैं ना हर जगह, तो वहीं पर इसको कह सकते हो कि प्रोड्यूसर्स को ज्यादा एडवांटेज मिलता है एज कम्पेयर टू कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है रेशनलाइजेशन इन बिजनेस लीड्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, सो जनरली द लेबरर्स अपोज द एडॉप्शन ऑफ रेशनलाइजेशन एज दे कंसीडर दैट इट लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लेबर्स हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाती हैं, अपनी जॉब खो बैठती है वो लेबर, ठीक, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा मशीनरी यूज होती है। लिखा है यहाँ पे रेशनलाइजेशन इन बिजनेस लीड्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, मशीनरी हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो लेबर्स जो हैं वो काफी ज्यादा अपनी जॉब खो बैठते हैं, जो भी उनकी जो भी वो काम कर रहे होते हैं वो उससे हाथ धो बैठते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। दिस इज रियल इन द शॉर्ट पीरियड ओनली। अब देखो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के लिए लेबर जो है वो अपने चली गई कहीं, मतलब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी या फिर नौकरी छूट गई उनकी क्योंकि मशीनरी वहां आ गई है, लेकिन बट इट इज नॉट रियल इन द लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के लिए हम ये वाली स्टेटमेंट नहीं दे सकते। शॉर्ट पीरियड के लिए हम वहां साफ साफ लिख सकते हैं कि ये एक शॉर्ट पीरियड में ऐसा हो सकता है कि लेबर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएं क्योंकि वहां मशीन का इंट्रोडक्शन हुआ है, मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, बट इट इज नॉट रियल इन द लॉन्ग पीरियड। अगर हम लॉन्ग पीरियड में देखें तो ये चीज पूरी गलत हो जाएगी। एज रेशनलाइजेशन रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, prices fall, demand and output increase in order to meet the growing demand, new machines and laborers are employed। जब नई मशीन सेटअप हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हुई, ठीक, प्राइसेस उसके कम हुए, डिमांड और आउटपुट काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ क्योंकि मशीन अच्छे से वर्क कर रही हैं। इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, अब जैसे डिमांड बढ़ेगी, हमने प्रोडक्ट्स तो सही से बनाए, डिमांड भी आएगी। अब उस प्रोडक्ट की जब डिमांड हमारे पास ज्यादा आएगी तो हम नई मशीन्स प्लस नई लेबर भी लाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हम इसको डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, लेकिन शॉर्ट पीरियड और टाइम में हम इसको एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, ठीक है। लेबर जो है अनएम्प्लॉयड हो जाती है लेकिन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, हमने पढ़े इसके एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स हमने इसके जाने और मीनिंग हमने इस वीडियो में रेशनलाइजेशन के बारे में जाना, ठीक है। आई होप आपको ये 4 चीजें समझ में आई होंगी, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये इस टॉपिक की, इस चैप्टर की, ठीक है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन मैंने देखे हैं पेपर में तो सिर्फ यही 3-4 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक। सबसे ज्यादा मैंने देखा है मीनिंग रेशनलाइजेशन का, और बहुत सारे पेपर में जैसे मैंने बताया कि रेशनलाइजेशन चैप्टर आया ही नहीं, वो चीज भी है। तो फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो थी रेशनलाइजेशन चैप्टर में वो यही थी, इसको अच्छे से कर लो, ठीक। इसमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा, कुछ भी बने, या 4 में से कोई भी 1-2 चीजें जो भी बने पर आएंगी जरूर, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें बची हैं अभी, उनको आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल जो मेन चीज थी वो हमने यहाँ कवर कर ली है। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और बस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।